नमस्कार दोस्तों, समीर एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम समीर मंत्री है और राहु महादशा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज का विषय है राहु महादशा और आपकी चल अचल संपत्ति, इन्वेस्टमेंट्स और फिनांस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं आपकी चल अचल संपत्ति की, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, तो अगर राहु आपका 4th हाउस में है, अगर आपका राहु निगेटिव शनि के साथ बैठा है, अगर वो नीच की राशि में बैठा है, उसके ऊपर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव है, तो आपको राहु महादशा के अंदर नया घर, खुद का घर बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अपना घर बनाने की, खुद कंस्ट्रक्ट करने की, मतलब आपने ज़मीन का एक टुकड़ा लिया, उसके ऊपर आप अपना खुद का मकान बना रहे हो, उसकी बात कर रहा हूँ। वो ऐसा आपको, अगर आपका राहु की महादशा आपकी ख़राब चल रही है तो आपको इस समय में आपको नया घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राहु क्या करेगा, राहु के साथ अगर शनि घर बैठा है तो वो क्या करेगा, आपके कंस्ट्रक्शन में आपको डिले करवाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा। उस कंस्ट्रक्शन में आपको हज़ारों प्रॉब्लम आएंगे, आपको हज़ारों दिक्कतें आएगी, आपका काम समय पे पूरा नहीं होगा, आपके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर कर देगा, आपका मतलब कोई आजू बाजू वाला आपके मकान के ऊपर ऑब्जेक्शन ले लेगा, वो कोर्ट कचहरी का मामला चलेगा, या तो आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर आपको नहीं मिलेगा, कोई लेबर का प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई लेबर आपके साइट पे कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा तो उसके लिए आपका कंस्ट्रक्शन डिले होगा, रुक जाएगा, कुछ कोर्ट केसेस हो सकती है। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका घर बनते बनते बहुत समय चला जाएगा और उसके वजह से जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, आपकी कॉस्ट जो है ना लगभग दुगनी हो जाएगी। जैसे कि आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले एक बजट लेके चलते हैं, पर वो बजट को ये क्रॉस कर देगा, वो बजट के अंदर इतना ये काम आपका पूरा नहीं होगा और आपका ओवर बजट हो जाएगा और उसकी वजह से आपको फिनेंशियली आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा। तो राहु महादशा के अंदर, अगर राहु महादशा आपकी ख़राब चल रही है, आपकी निगेटिव इफेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन, आपको घर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अगर राहु महादशा के अंदर आपको घर खरीदना है, घर खरीदने की बात कर रहा हूँ, मतलब कोई फ्लैट खरीदना है, जो कोई टावर के अंदर या तो कोई बिल्डिंग के अंदर आपको फ्लैट खरीदना है, तो उस समय क्या करना चाहिए। अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर आपकी राहु की महादशा निगेटिव चल रही है तो आप फ्लैट कैसे खरीदेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? तो दोस्तों आपको ही बताओ कि राहु महादशा अगर ख़राब चलती है तो ये नहीं होता है कि पूरे 18 साल आपके ख़राब चले जाते हैं। राहु के अंदर बुध का अंतर आता है, गुरु का अंतर आता है, शुक्र का अंतर आता है। ये लगभग ये जो समय होता है 7.5-8 साल का, ये समय बहुत लोगों को अच्छा जाता है। आप यू कम बैक इन बिजनेस, मतलब आपका यू गेट ब्रीदिंग टाइम, आपका काम वापस से शुरू हो जाता है, आपका समय अच्छा लगता है, आपका जो कार्य जो रुका हुआ है वो कार्य शुरू होता है, पैसे की दिक्कतें जो आपकी होती है वो धीरे धीरे इस समय में ख़त्म होने लगती है। तो उस समय अगर आपको कंस्ट्रक्शन आपका घर खरीदना है तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में फ्लैट नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीदते हो जो कि आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है, तो क्या होगा, उसमें आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपका घर, आपके पास उसका पोजीशन नहीं मिलेगा, वो प्रोजेक्ट फर्जी निकलेगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ केसेस होंगे, कुछ को कोर्ट में लिटिगेशन होगा, उसका कंस्ट्रक्शन डिले होगा, स्टॉप होगा और आपको हेडेक होगा। राहु क्या करता है, राहु आपको मानसिक परेशान करता है। आप कोई भी काम करो, आपको उसमें मानसिक समाधान, मानसिक सुख नहीं देगा। आपको हमेशा लगेगा कि मैंने क्यों ये किया, मैंने क्यों इसमें हाथ डाला, मैंने क्यों उसमें पैसे लगाए, मैं क्यों अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारी। इस तरह से आपको हमेशा वो फ्रस्ट्रेट कर देगा, कोई भी कार्य को आपको सक्सेस नहीं देगा और उसकी वजह से हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, आपका पैसा फंसता रहेगा। तो बेटर ये है कि आप रेडी टू मूव इन फ्लैट देखो। रेडी टू मूव इन फ्लैट देखने के टाइम पे भी आप एक ध्यान रखो, आप किसी एजेंट के ऊपर आप भरोसा मत करो, किसी बिल्डर के ऊपर आप भरोसा मत करो। आप कोई भी इस डील को कंप्लीट करने के लिए बीच में किसी लॉयर की आप हेल्प ले लो, लॉयर की आप सहायता ले लो। देखो दोस्तों, अगर आप कोई फ्लैट खरीदते हो जिसकी कीमत 50 लाख रुपया है, 1 करोड़ रुपया है, तो उसके साथ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो
तो बीच में अगर कोई सी लॉयर को आप रखते हो जो आपको 5,000 10,000 चार्ज करेगा, पर उस प्रॉपर्टी की क्लियर टाइटल रिपोर्ट बना के देगा, उसके सर्च रिपोर्ट निकालेगा लास्ट 30 ईयर्स की, और उसमें आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ दिस प्रॉपर्टी इज़ रेडी टू सेव, इज सेफ टू बाय। आप उसको बाय करके आपको रिग्रेट नहीं होगा, मतलब आपको शांति मिलेगी, आपने पैसे दिए, आपको चाबी मिली, और इवन आफ्टर बाइंग द हाउस आपको पीस ऑफ माइंड मिला, जो पीस ऑफ माइंड राहु महादशा के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो इतनी सी अगर आप प्रिकॉशन लेते हो तो आपको आपके पैसे डूबने में, आपको परेशानी होने में, आपको मानसिक जो प्रॉब्लम राहु क्रिएट करता है उससे आप बच सकते हो। और क्या करना चाहिए, और क्या हो सकता है, अगर राहु में मंगल के साथ बैठा हुआ है 4th हाउस में, तो अंगारक योग बनाता है वो, तो उस समय अगर ऐसा कोई योग आपके साथ बना हुआ है, या तो अगर राहु कोई भी पोजीशन में बैठा है, समझो अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है, आपकी राहु महादशा अगर खराब जा रही है, तो उस समय आपको ज़मीन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वो कोई लैंड नहीं खरीदनी चाहिए। लैंड क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, अगर आप लैंड खरीदते हो तो आपको वापस वही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी लैंड के अंदर आपको कोई डिस्प्यूट खड़े हो जाएंगे, कोई आपको क्लियर टाइटल नहीं मिलेगा, आपको क्लियर पोजीशन, पीसफुल पोजीशन उस प्रॉपर्टी का आपको नहीं मिलेगा, और आपके ऊपर आप लिटिगेशन में चले जाएगा, कोई आपके ऊपर कोर्ट केस करेगा, कोई आपकी प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड को चैलेंज करेगा कोर्ट में, और फिर कोर्ट केस आपको तो पता है लंबी चलती है अपने देश में, और आपका पीस ऑफ माइंड वापस वही आपका पीस ऑफ माइंड राहु ख़त्म कर देगा। तो आप जा रहे थे कुछ अच्छी चीज़ खरीदने के लिए, पर आप एट द एंड आप पहुंच जाते हो कोर्ट केस में, तारीख पे तारीख आपकी चलती रहती है। तो उस समय क्या करना चाहिए, आपको लैंड के अंदर इन्वेस्ट करने से आपको परहेज करना चाहिए। और क्या होता है, अगर राहु महादशा अगर आपको चलती है, राहु के साथ अगर आपका सूर्य देव के साथ राहु बैठा हुआ है, तो हमेशा ऐसा देखा गया है, या तो अगर आपका राहु खराब कोई पोजीशन में बैठा है, आपकी राहु की महादशा आपको खराब जा रही है, आपको निगेटिव नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं, तो आपका सोना जो है, आपके पास जो गोल्ड होता है, वो गोल्ड आपका या तो खो जाता है, या तो चोरी हो जाता है, या तो खुद आपको ऐसी विपरीत परिस्थिति के अंदर आपको उसको गिरवी रखना पड़ता है, या तो उसको सेल आउट करना पड़ता है, आपका सोना आपको बेचना पड़ता है, क्योंकि आपका टू मीट योर फाइनेंशियल नीड, आपको फाइनेंशियली आपको राहु महादशा के अंदर आपका इतना वीकनेस आता है कि आपके पास सोना बेचने के अलावा, या तो सोने को गिरवी रखने के अलावा कोई चारा नहीं रहता है। राहु महादशा के अंदर बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो राहु महादशा के अंदर इस तरह से प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। और क्या हो सकता है, राहु महादशा के अंदर आपके साथ आपके दूसरी राहु जो है, राहु आपको हमेशा शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट कर देगा, हमेशा आपका ध्यान जो है ना शेयर मार्केट की तरफ खींच लेगा। या तो कोई आपका दोस्त होगा, जो दोस्त और शेयर मार्केट में उसमें बहुत सारे पैसे कमाए होंगे, आपके नज़र में आया होगा, अरे ये तो देखो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले ये बाइक पे घूम रहा था, अभी देखो 3 साल के अंदर बड़ी गाड़ी ली है उसने, कोई बड़ा फ्लैट लिया है उसने, 3 साल में ऐसे कैसे हुआ, तो आपको मालूम पड़ता है अरे तो इसने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया है। तो आपके दिमाग में आता है चलो मैं भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं भी पैसे कमाता हूँ, मुझे भी पैसे कमाने शेयर मार्केट के अंदर। इस तरह से आपको राहु जो है कैसे भी करके आपका ध्यान शेयर मार्केट की तरफ आकर्षित करता है, और शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। पर दोस्तों जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, या तो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं। जिस भी शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हो, उस शेयर का भाव डाउन चला जाता है, आपको हमेशा उसके नहीं, क्योंकि राहु आपको सक्सेस नहीं देता है, राहु आपको सक्सेस इतनी जल्दी नहीं देगा, आपको वो हमेशा 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 फ्रस्ट्रेट कर देता है, हर चीज़ में आपको फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो अगर हो सके तो शेयर मार्केट से आप दूरी बना के रखिए। अगर आपकी राहु महादशा चल रही है और आपको नकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं, तो शेयर मार्केट से आप दूरी बना के रखिए। तो शेयर मार्केट से दूरी बना के रखिए, तो किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है, आपके पास पैसे, तो आप एफडी कर दो, बैंक एफडी कर दो, सेफ होती है। बैंक एफडी के अंदर ऐसा है कि आपको 6-7%, 8% जितना भी रिटर्न आपको जो बैंक ने कमिट किया है, उतना रिटर्न आपको मिल ही जाता है। या तो आप सोना खरीद सकते हो, सोना का आप इतने साल का आप ये देखो कि सोने ने कभी भी निगेटिव रिटर्न आज तक नहीं दिया है।
तो सोना आप खरीद सकते हो। तो आपके पास क्या है, एक सोना आपके हाथ में रहता है जो कभी विपरीत परिस्थिति, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अगर कोई विपरीत परिस्थिति आपको राहु मदशा के अंदर आती है तो आप उसको तुरंत बेच के या तो गिरवी रखें, आप पैसे खड़े कर सकते हो। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, उसमें इन्वेस्ट करो, एफडी करो। बहुत सारे लोग आपको समझाएंगे नहीं नहीं एफडी में तो कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में देखो 15% रिटर्न है, 20% रिटर्न है। पर दोस्तों आप उसमें अगर पैसे डालोगे, राहु मदशा अगर आपको चल रही है तो आपको उसमें 15% 20% भूल जाओ, आपके जो पैसे हैं वो भी निकल जाएंगे। तो बेटर है राहु मदशा के अंदर प्ले सेफ, एफडी, गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड, इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट आप राहु मदशा के अंदर करो तो जो आपके पैसे हमेशा सेफ रहेंगे। और क्या कर सकते हैं, राहु मदशा के अंदर एक ऐसा होता है कि लोग, अगर आपको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है, अगर कोई चीज़ की आपकी नॉलेज नहीं, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ऐसे बिजनेस में, ऐसी जगह पे आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट एज अ फाइनेंशियल अगर आपको काम करना है, आपके पास पैसे खाली फाइनेंस करना है, आप लोग आपको बताएंगे आपको खाली फाइनेंस करना है, हम आपको पैसे डबल करके दे देंगे, तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपको नॉलेज नहीं, आप इन्वेस्टमेंट मत करिए। आजकल मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज़ प्रोड्यूस करने में पैसे लगाते हैं, टीवी सीरियल्स प्रोड्यूस करने में पैसा है। जो रीजनल मूवीज़ होती है, रीजनल मूवीज़ काफ़ी लो बजट में बनती है, तो 4-5 जन मिलके उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक महीना, आजकल तो 1 महीने का पूरा गेम है फिल्म इंडस्ट्री का। 1 महीने में आपका रिटर्न आपके पास आ जाता है, पैसे बढ़ के आपके पास आते हैं, किसी के डबल होते हैं, किसी के उससे भी ज़्यादा होते हैं, पर बहुत सारे लोगों के डूब भी जाते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री, मतलब मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री का तो एग्जाम बता रहा हूँ, आपको कोई भी ऐसी जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है। अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट मत करिए। और क्या करना चाहिए आपको कोई भी स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहना है। बहुत सारी स्पॉन्जी स्कीम मार्केट में घूमती है, बहुत सारे लोग उसके एजेंट्स होते हैं, अरे आप इसमें इन्वेस्टमेंट इतना करो, आप 5 जन को एक साथ में लाओ, फिर आप वो 5 जन और 5 जन को लाएंगे और इस तरह से एक चेन बनेगी और आपको 5 साल में इतना पैसा मिलेगा, 10 साल में इतना पैसा मिलेगा, 20 साल में इतना पैसा मिलेगा। इस तरह से आपको लिक्विडिटी स्पॉन्जी स्कीम आपको दिखाते हैं, और ये सब आपको राहु महादशा में ऐसे लोग मिलेंगे। अगर आपको कोई अच्छी महादशा आपकी चल रही है तो उस समय में आपको ऐसे लोग कभी नहीं मिलेंगे। और जब भी आपकी राहु की महादशा चलती है, आपका समय खराब होता है, खराब चलता है, उसी समय आपको ऐसी स्कीम लेके लोग आपको पकड़ लेंगे और आप भी उनके बहकाव में आके उसमें इन्वेस्ट कर देंगे, तो आपका पैसा डूबने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे स्पॉन्जी स्कीम से आप काफ़ी दूर रहिए अगर आपकी राहु महादशा निगेटिव चल रही है। तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैंने आपको वही बोला कि राहु की महादशा में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, नई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीख लीजिए इस महादशा में। आपको अगर बांसुरी बजानी है तो बांसुरी सीख लीजिए, गिटार सीख लीजिए, तबला अगर आपको पसंद है तबला सीख लीजिए। एक कोई नया इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप इस महादशा में सीख लीजिए। आपका मेंटल स्ट्रेस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। देखो, और या तो आप कोई हॉबी डेवलप कीजिए। एक सबको अपने बचपन में कुछ ना कुछ हॉबी रहती है, तो वो हॉबी को आप वापस से डेवलप करिए, उसमें आप फोकस करिए, उसमें आपका समय बिताइए, आपका ध्यान उसमें लगाइए, तो आपका क्या होगा, आपका माइंड जो है निगेटिविटी से हट जाएगा। और क्या करें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, पर कोई ऐसे एस्ट्रोलॉजर के हाथ में आप ना फंसे जो आपको ये बताएगा कि 50,000 रुपया दो, मैं आपकी पूजा कराता हूँ, आपकी प्रॉब्लम, राहु की महादशा की प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा। तो सर आपको मैं एक बात बताऊँ, ऐसे कोई आदमी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ऐसा कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं है, एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम आपकी 3 दिन में 4 दिन में सॉल्व कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता है। जो भी पैसा आपका है वो पैसा आपका डूब जाएगा। उससे अच्छा जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ काफ़ी सिंपल उपाय है, काफ़ी आप घरेलू उपाय आप घर के अंदर ही कर सकते हैं। क्योंकि राहु के अंदर क्या है, राहु इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेनेट। आप उसको
आप उसको ऐसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं कर सकते, उसको ऐसे तुरंत राहु की इफेक्ट आप ज़ीरो नहीं कर सकते। राहु की निगेटिविटी को आप सिर्फ कम कर सकते हो जितना हो सके। राहु की जैसे कि आपको निगेटिविटी है तो उसको 50% 60% अगर आप रिड्यूस करो उसकी निगेटिविटी, तो भी आपने जीत पा ली है। मतलब जो आपका नुकसान लाखों का होने वाला है वो एक 500-1000 तक वो नुकसान आपका हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये बात समझा रहा हूँ। तो राहु की निगेटिविटी को आप धीरे धीरे थोड़ा कम कर लीजिए, वही आप कर सकते हो, उससे और कुछ नहीं कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जो बंद पड़ी हुई है, उसको घर से उठा के फेंक दीजिए। अगर आपके घर में कोई बंद घड़ियाँ पड़ी है, वॉचेस, वॉल क्लॉक्स, तो उसमें या तो उसमें बैटरी डाल के उसको चालू कर दीजिए। अगर वो बैटरी डाल के चालू नहीं हो रही, उसको उठा के फेंक दीजिए। अगर कोई पुराना मिक्सर है, पुराना कोई ओवन है, या तो पुराना कोई वॉशिंग मशीन है, तो अगर वो नहीं चल रही है तो उसको उठा के फेंक दीजिए। जो निगेटिव ये जो गैजेट्स हैं, जो बंद पड़े गैजेट्स हैं, आपके घर में निगेटिव इफेक्ट राहु का बढ़ा देती है। तो आपने देखा होगा, अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके राहु की महादशा जब चालू होती है, अगर आपका राहु खराब है तो आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो है तो लगातार उसमें खराबी आने लगती है। आपका एसी बंद हो जाएगा, आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाएगी, आपका मिक्सर ख़राब हो जाएगा, आपका फूड प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा, आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा, आपका पंखा बंद पड़ेगा, और उसको आपको घड़ी घड़ी आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा और आपको उसको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपकी राहु मदशा खराब है, चल रही है, आपके राहु आपके ऊपर नाराज़ है और आपको वो निगेटिव फल देने की तैयारी में है। तो आप तैयार रह जाइए। और क्या करना चाहिए, राहु मदशा के अंदर एक देखा गया है कि आपके घर के अंदर है ना, बहुत सारी धूल जमा हो जाती है, बहुत सारी डस्ट जमा हो जाती है आपके घर में अंदर। अगर आप एक दो दिन में कहीं कोई भी सरफेस को आप छू लोगे तो आप देखोगे कि उसमें धूल मिट्टी काफ़ी मात्रा में जमा हो जाती है। नॉर्मली आपके घर में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है, पर जब भी राहु की महादशा चालू हो जाती है तो आपके घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आने लगती है अचानक से। ये देखा गया है। जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो आपके घर में पेस्ट बहुत आते हैं, कॉकरोच, खटमल, इस तरह के छोटे छोटे पेस्ट आपके घर में बहुत आते हैं शनि की 7.5 में। पर राहु की महादशा में क्या होता है, आपके घर में बहुत सारी डस्ट आती है। तो आपको घर को क्या करना है, आपको डस्ट फ्री बनाना है। आपको लगातार घर में दिन में 2 बार या तो एक आदमी को रखो उसके लिए स्पेशली, जो डस्टिंग करे खाली आपके घर की, और आपके घर में डस्ट बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए। आपकी अगर दुकान है, दुकान में अभी आपको आपकी डस्ट बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए। उसको एकदम साफ करके उसको क्लीन करना चाहिए आपके घर को। तो क्या उससे राहु की निगेटिव इफेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो उस वजह से। तो ये इस बात का ध्यान रखिए कि लगातार डस्टिंग करके आपके घर को आप क्लीन रखिए। या तो काम करिए, आप घर के अंदर एक पीकॉक फेदर रख दीजिए। हर एक रूम में एक या तो दो एक जोड़ी में पीकॉक का फेदर आप रख दीजिए। तो उससे भी राहु की महादशा काफ़ी हद तक उसका निगेटिव इफेक्ट कम होता है, राहु उससे शांत हो जाता है। तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। पीकॉक फेदर आप हर रूम में ज़रूर लगा लीजिए, तो एक सिंगल लगा लीजिए, तो जोड़ी लगा लीजिए उसकी। तो उससे आपका राहु के निगेटिव इफेक्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।